Hello everyone and welcome to my channel. Myself CA Aditi Sehgal and this is the fourth lecture in the partnership series. हमने अभी तक कवर कर चुके हैं पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें, सबसे पहले वी आर ऑन इंस्टाग्राम। जी हाँ, लर्न कॉमर्स विद CA Aditi इज़ ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए अपनी क्वेरीज, डाउट्स, करियर रिलेटेड गाइडेंस, किसी भी चीज़ के साथ, फीडबैक के साथ। आई रियली अप्रिशिएट इट। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना मत भूलिएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्योंकि मेरे लिए वही एनकरेजमेंट और मोटिवेशन का काम करता है। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, आप कोई सजेशन देते हैं, कुछ पूछते हैं मुझसे, तो आई फील कि एज इफ यस आई एम मेकिंग अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट विद योर फीडबैक, योर क्वेरीज, योर डाउट्स। ऑल्सो ये मैं एडमिशन के लेक्चर के टाइम पे भी बोल चुकी हूँ, मैं अभी भी बोलूँगी, अगर तुमने चेंज इन PSR वाली वीडियो नहीं देखी है, गुडविल और चेंज इन PSR की वीडियो मैंने कंबाइंड वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है विच इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप, तो प्लीज़ 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 वो वीडियो देखिए। दैट वीडियो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एंटायर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। या मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि चेंज इन PSR के टाइम पे हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं चीज़ों की, क्या बनता है, कैसे बनता है। तो बेसिकली आपको जो चीज़ उससे इस टॉपिक के लिए रेलिवेंट है, दैट इज़ जो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हम वहाँ पढ़ चुके हैं, एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर हम देखेंगे, बट वहाँ मैंने डिटेल में सब समझाया है। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, तो आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। ऑल्सो आई वुड रेकमेंड कि आप एडमिशन वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है, एडमिशन में पार्टनर आता है, रिटायरमेंट में पार्टनर जाता है, ठीक है। तो आपको हेल्प हो जाएगी, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी अगर आप एडमिशन वाली वीडियो भी देख लें। बट चेंज इन PSR वाली वीडियो देखना तो इज़ अ मस्ट, ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक्स रिपीट नहीं करूँगी। सो ओके, सब हो गया। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जैसा कि मैंने बोला, एडमिशन का मतलब आना, रिटायरमेंट मतलब चलो टाटा बाय बाय, हो गया तुम्हारा टाइम हमारे साथ ख़त्म हो गया, तुम जाओ, अब हम बिजनेस संभाल लेंगे। किसी भी रीज़न से हो सकता है, अग्रीड था कि इतने टाइम के बाद बंदा छोड़ के चला जाएगा। हो सकता है लोगों ने कंसेंशुअली डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, बेचारे की उम्र हो गई है, भेज देते हैं इसको, ठीक है। वॉट एवर द रीज़न में भी, रिटायरमेंट का मतलब होता है बंदा जा रहा है, पर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो फर्म को कंटिन्यू रखेंगे चलाना। दैट मीन्स कि द बिजनेस इज नॉट कमिंग टू एन एंड, द फर्म इज नॉट कमिंग टू एन एंड, बस परदेसी चला गया, ठीक है। सो अगर परदेसी चला गया तो वो ऐसे तो नहीं जाएगा, अपने साथ जो वो कैपिटल लेके आया था वो लेके जाएगा, ठीक है। जो रिजर्व्स का उसका शेयर था वो लेके जाएगा, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में उसका शेयर था वो लेके जाएगा, जो रिवैल्यूएशन होगी एसेट्स की, जब हम रिवैल्यू करेंगे एसेट्स को, अगर उसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपना शेयर उसमें से लेके जाएगा। अगर जिस दिन हम गुडविल वैल्यू करेंगे, गुडविल क्या है, आने वाले समय में होने वाले एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जो सब पार्टनर्स के मिले जुले पास्ट एफर्ट्स की वजह से हो रहे हैं, उसकी आज की वैल्यू, तो उसके भी एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं आने वाले एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में। तो गुडविल की जब वैल्यूएशन होगी तो वो अपने शेयर के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जो उसके भी एफर्ट्स की वजह से हो रहे हैं, तो अपने शेयर वाले तो वो लेके जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो लेके जाएगा। तो जब वो ये सारी चीज़ें लेके जाएगा तो हम उसको कैसे देगा, हम उसको कैलकुलेट करके देगा, और कैलकुलेट कैसे करना है वही ये चैप्टर है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें चाहिए पार्टनर्स की गेनिंग रेशो, ठीक है, हमें चाहिए रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, ठीक है। फिर हमें चाहिए गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन के बाद हमें चाहिए कि भैया रिटायरिंग पार्टनर के ड्यूज कैसे सेटल करें रिलेटेड टू गुडविल। उसके बाद भैया अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब आ रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस का मतलब प्रॉफिट या लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद भैया कैपिटल अकाउंट बनाओ पार्टनर्स के, देखो कि भैया रिटायरिंग पार्टनर का टोटल अमाउंट ड्यू कितना आ रहा है। फिर अमाउंट ड्यू जितना आ रहा है, या तो तुम उसको कैश में पे करोगे, अगर नहीं तो
तुम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। अगर तुम इमिडिएटली उसको नहीं पे कर रहे हो, तुम बोलते हो कि तुम इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे, तो तुम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे रिटायरिंग पार्टनर के, ठीक है। और लोन अकाउंट को फिर तुम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटल करोगे और उस लोन अकाउंट पे पर्टिकुलर इंटरेस्ट दोगे। अगर कोई इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो 6% के रेट पर इंटरेस्ट दोगे, अगर इंटरेस्ट रेट मेंशन है तो उस रेट पर इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। ये है पूरे चैप्टर का फ्लो, यही है। अब मैं आपको बता दूं कि रिड्यूस हुआ है सिलेबस कोविड की वजह से सिलेबस रिड्यूस हुआ, तो भैया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हट गया। ये एडमिशन से भी हटाया था मैंने, एडमिशन में ये कवर नहीं किया क्योंकि मैंने बोला था मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगी जब मैं समरी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या काटा, रिटायरमेंट में इन्होंने एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काट दिया, दूसरा इन्होंने भैया लोन अकाउंट काट दिया। तो बचा क्या? बचा ये कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, गुडविल की ट्रीटमेंट आपको आनी चाहिए, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये सब की ट्रीटमेंट आपको आनी चाहिए, रिवैल्यूएशन आपको आना चाहिए, कैपिटल अकाउंट बनाने आने चाहिए और बैलेंस शीट बना दो। बस इतना ही रह गया। बहुत आसान, सच में बहुत आसान, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है, मैंने क्या बोला, कैलकुलेट करना क्या आना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब कब चेंज हो सकती है। या तो हम म्यूचुअली एग्री कर दे कि ऐसे पार्टनर्स 5:3:2 में करें, 2:3:5 में करेंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई बंदा आ रहा है नया तो ऑब्वियसली पूरे फर्म की रेशो चेंज हो जाएगी। अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसका शेयर बाकी लोग ले लेंगे, है ना, तो सबका प्रॉफिट शेयर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली रिटायरमेंट लीड्स टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इफ इट लीड्स टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो केस 1 इज इफ नथिंग इज गिवन इन द इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं दिया, क्या कैसे क्यों, तो पार्टनर्स की जो ओल्ड रेशो है उसको ही हम न्यू रेशो मान लेंगे। मतलब सपोज अगर 3 पार्टनर्स हैं, वो 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और सी रिटायर हो रहा है, तो हम बोलेंगे ए और बी की न्यू रेशो क्या होगी, जिस रेशो में वो दोनों आपस में शेयर करें, दैट इज 5:3, ये होगी न्यू रेशो। अगर मैं बोलूँ बी रिटायर हो रहा है तो फिर ए और सी की रेशो क्या हो जाएगी, 5:2, जो उन दोनों की बच गई। और अगर ए रिटायर हो रहा है, मैं बोलूँ, ठीक है, ए रिटायर हो रहा है बस, और क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा, तो बी और सी की रेशो कितनी थी, 3:2, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशो विल बी द न्यू रेशो, ओल्ड रेशो बिटवीन दोज 2 रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। मतलब अगर A:B:C में से C रिटायर हो तो A और B के बीच में क्या है, 5:3, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी फर्म की, 5:3, ठीक है। केस 2 है कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन इन एन अग्रीड रेशो। हम बोलते हैं कि जो बंदा जा रहा है उसका रेशो, उसका जो मतलब शेयर है प्रॉफिट्स का, उसको हम एक अग्रीड रेशो में लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ABC 3 पार्टनर्स है, सपोज उनकी ओल्ड रेशो है 5:3:2, ठीक है। B जो है वो रिटायर हो रहा है, B का शेयर कितना था भैया, 3/10 है ना। तो B रिटायर हो रहा है, उसका शेयर लिया A और C ने इन द रेशो 2:1 की रेशो में। दैट मीन्स 3/10 का 2/3 हिस्सा A ने लिया और 3/10 का 1/3 हिस्सा C ने लिया। तो A के पल्ले कितना आ गया, 3/10 × 2/3 6/30, C के पल्ले कितना आ गया, 3/10 × 1/3 3/30। तो A का न्यू शेयर क्या हो गया, जो उसका एग्जिस्टिंग था वो तो था ही, एग्जिस्टिंग कितना था उसका 5/10 तो था ही, उसमें 6/30 और ऐड हो गया, और ये 6/30 क्या है, B का शेयर जो A के हाथ में आया, ठीक है। तो उसका टोटल शेयर क्या हो जाएगा, पुराना प्लस जो हाथ में आया, तो 21/30। और C का क्या हो गया, उसका पुराना प्लस B वाला जो हाथ में आया, 2/10 + 3/30 दैट इज 9/30। तो न्यू रेशो क्या होगी, 21:9, या फिर अगर मैं कॉमन फैक्टर निकाल दूं तो 7:3, ठीक है। मतलब अगर तो कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो। अगर बताया है भैया रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हमने किस रेशो में लिया है, तो पहले जो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर में से हमारे पल्ले में जो आ रहा है वो कैलकुलेट कर लो, और फिर एग्जिस्टिंग शेयर में इस पल्ले आने वाले शेयर को ऐड कर दो।
तो आपकी न्यू रेशो आ जाएगी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। अब गेनिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करनी है? क्योंकि भैया जो गेनिंग पार्टनर होंगे वही रिटायरिंग पार्टनर को या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के लिए कॉम्पनसेट करेंगे। हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, उसमें से एक रिटायर हो रहा है और जो बाकी बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं उसमें से एक सैक्रिफाइस कर रहा है और सिर्फ एक ही गेन कर रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर 3 पार्टनर्स हैं और एक रिटायर हो रहा है तो दोनों के दोनों गेन करें, ऐसा भी हो सकता है उनमें से एक सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर। तो उस केस में ना सिर्फ हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल के लिए कॉम्पनसेट करते हैं, हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी उसके गुडविल के शेयर के लिए कॉम्पनसेट करेंगे। और कॉम्पनसेट कौन करेगा? जो पार्टनर गेन कर रहा है ना। यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या निकालना जरूरी है? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया? गेनिंग मतलब गेन हो रहा है। गेन कैसे हो रहा है भाई? नई रेशो ज्यादा हो जाएगी पुरानी रेशो से, तभी गेन होगा। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर ये पॉजिटिव आई वैल्यू मतलब गेन हो रहा है, अगर ये नेगेटिव आई मतलब भैया सैक्रिफाइस कर रहा है बंदा। क्यों? क्योंकि न्यू रेशो कम होगी और ओल्ड रेशो ज्यादा होगी, तभी नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आएगा तो मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो एक तो केस हो गया कि आपको नई रेशो दी है, आपको ओल्ड रेशो दी है और आपने गेनिंग रेशो निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात लूँ और मैं बोलूँ कि हमें ये सब नहीं दिया, हमें सिर्फ दिया हुआ है न्यू रेशो इज 7:3, ओल्ड रेशो वॉज 5:3:2, बी रिटायर हुआ, ए और सी के बीच में न्यू रेशो इज 7:3, ओल्ड रेशो वॉज 5:3:2। तो अगर हमने गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है तो ए की क्या हो जाएगी? न्यू रेशो कितनी है? 7/10 माइनस ओल्ड रेशो कितनी थी? 5/10। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, ये रिटायर हो, तो ए की गेनिंग शेयर कितनी होगी? 2/10। वैसे ही अगर मैं बी की कैलकुलेट करूं 3/10 माइनस 2/10, तो बी ने कितना गेन किया? 1/10। ठीक है, तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी आपकी? 2:1। कैसे निकली? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, एक तो हो गया ये वाला केस। दूसरा केस है कि आपको जो है ना गेन होते हुए शेयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन ऑफ एंड फ्रॉम की टर्म्स में दी हुई है। याद है एडमिशन की वीडियो, जब मैंने आपकी एडमिशन की लेक्चर ली थी तो एडमिशन की लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ऑफ द शेयर और फ्रॉम द शेयर। फ्रॉम का मतलब में से, शेयर में से सीधा माइनस करना है जो भी फ्रैक्शन दिया होगा, और ऑफ का होता है मतलब मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं बोलती हूं कि एक बंदे ने 2/5 ऑफ हिज शेयर सरेंडर किया है, तो सबसे पहले हम उसके शेयर का 2/5 वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर शेयर में से माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी। और फ्रॉम का मतलब सीधा होता है में से, फ्रॉम का मतलब सीधा होता है में से। तो अगर मैं बोलूं 2/5 फ्रॉम शेयर माइनस किया है, ठीक है, तो शेयर में से सीधा 2/5 माइनस हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं 2/5 ऑफ हिज शेयर सरेंडर किया है, तो पहले हम शेयर का 2/5 निकालेंगे, ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो शेयर का 2/5 निकालेंगे और उसको शेयर में से माइनस करेंगे। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 10 ऑन पेज नंबर 6.7। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास बुक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां पर इलस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चन्नी मन्नी अमर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। चन्नी मन्नी अमर 4:3:2। ठीक है, अमर रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस, चन्नी रिक्वायर्स 4/9 ऑफ अमर शेयर, 4/9 ऑफ अमर शेयर। ठीक है, अमर रिटायर हुआ, ठीक है, चन्नी एक्वायर्स 4/9 ऑफ, अमर का शेयर कितना था? 4 5 2/9। ठीक है, ए का शेयर कितना है? 2/9। चन्नी ने कितना एक्वायर किया? 4/9 ऑफ अमर शेयर, मतलब ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4/9 ऑफ अमर शेयर जो कि था 2/9, तो कितना हो जाएगा? 8/81। चन्नी ने एक्वायर किया 8/81। ठीक है, तो मतलब 8/81 चन्नी के हिस्से पड़ा। तो
दूसरी कौन है, मन्नी। मन्नी के हिस्से कितना पड़ा होगा, मन्नी का ओरिजिनल शेयर, सॉरी अमर का शेयर कितना था 2/9, उसमें से चन्नी के पास कितना गया 8/81, तो मन्नी के हाथ में कितना आया होगा बचा हुआ, तो 10/81 मन्नी के हाथ में आया। तो गेनिंग रेशो क्या होगी, 8/81 आया चन्नी के पास, 10/81 आया मन्नी के पास, तो 8:10 और 4:5 होगी गेनिंग रेशो। और न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ओरिजिनल शेयर था प्लस जो पल्ले आया। तो सी का ओरिजिनल शेयर क्या था 4/9 प्लस पल्ले कितना आया 8/81, (44/81) और मन्नी का कितना आ गया, ओरिजिनल शेयर क्या था 3/9 प्लस पल्ले कितना आया 10/81, ठीक है, तो ये कितना आ गया 37/81। तो न्यू रेशो क्या आ गई 44:37, ठीक है। ये तो हो गया ऑफ वाला कॉन्सेप्ट। अब अगर फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट देखना है तो देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 11, ठीक है। दिव्या विकास पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 1/2, 1/8, 3/8, या फिर अगर मैं कॉमन डिनोमिनेटर लूँ तो 4:1:3, ठीक है। दिव्या, विकास और वरुण। विकास रिटायर हो रहा है, ठीक है। 1/9 फ्रॉम हिज शेयर ही इज सरेंडरिंग इन फेवर ऑफ दिव्या, तो 1/8 में से 1/9 फ्रॉम हिज शेयर मतलब सीधे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उतना चला जाएगा दिव्या के पास और बोल रहे रिमेनिंग इन द फेवर ऑफ वरुण, तो वरुण के पास कितना चला जाएगा 1/8 माइनस 1/9, ठीक है, दैट इज 1/72, ये चला गया वरुण के पास। और दिव्या के पास कितना गया था 1/9, और अगर मैं उसको 72 वाली टर्म्स में लेके आना चाहूं तो 8/72। तो दिव्या और वरुण के बीच में गेनिंग रेशो क्या होगी 8:1, 8:1। और अगर मुझे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे होगी, ओरिजिनल शेयर प्लस जो पल्ले पड़ा। तो दिव्या के केस में ओरिजिनल शेयर इज 4/8 या फिर 1/2, ठीक है। 1/2 में मैं ऐड करूंगी जो उसको नया मिला, दैट इज 8/72, ठीक है। (44/72), ठीक है। और वहीं वरुण का ओरिजिनल शेयर क्या था भैया 3/8, उसमें जो उसको अब मिल रहा है, अब उसको कितना मिल रहा है 1/72, ठीक है। तो उसका न्यू शेयर क्या होगा 28/72। तो दिव्या और वरुण के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गई 44:28 और 11:7, ठीक है। समझ आया फ्रॉम और ऑफ का कॉन्सेप्ट, ये एडमिशन में भी मैंने समझाया था, यहां पर भी चलो मैंने समझा दिया। ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो, इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक बार आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो की इंफॉर्मेशन आ जाए तो नेक्स्ट जो आपको ट्रीटमेंट करनी होती है वो होती है गुडविल की ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो मैंने दो कैटेगरीज बनाई है, आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी मतलब नॉर्मली आपने ट्रीटमेंट कैसे देनी है until and unless क्वेश्चन स्पेसिफाइज अदरवाइज, और क्वेश्चन स्पेसिफाइज अदरवाइज क्या हो जाएगी मेंटोस जिंदगी, ठीक है। तो आम जिंदगी क्या है भैया, गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेगा रिटायरिंग पार्टनर को और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू, ठीक है। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो करंट गुडविल की जो वैल्यू आएगी उसमें से हम गेनिंग पार्टनर का सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे कितना बन रहा है, और गेनिंग पार्टनर्स उसको गेनिंग रेशो में अपनी इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट के थ्रू कॉम्पनसेट करेंगे। और इन केस अगर सैक्रिफाइस हो रहा है किसी पार्टनर का तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी उतने शेयर के लिए कॉम्पनसेट किया जाएगा, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है क्वेश्चन में, आम जिंदगी चल रही है अभी पर एग्जिस्टिंग गुडविल आ रही है बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल आ रही होगी उसको सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर वो अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ करेंगे, मतलब कि गुडविल को राइट ऑफ करेंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल द पार्टनर्स।
तो एंट्री क्या हो जाएगी, सब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होंगी टू गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, गुडविल एसेट है तो डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, राइट ऑफ करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाली एंट्री डलेगी बेस्ड ऑन करंट वैल्यू ऑफ गुडविल, बेस्ड ऑन करंट वैल्यू ऑफ गुडविल, और कौन गेन कर रहा है, कौन रिटायर हो रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। ये है आम जिंदगी, ठीक है। इसका अगर मुझे आपको एक क्वेश्चन दिखाना हो, देखो इलस्ट्रेशन 18, ठीक है। अरमान, अनूप, सुशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। अरमान, अनूप, सुशांत 3:2:1, ठीक है। सुशांत रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अरमान एंड अनूप वाज 1:2, ठीक है। तो सबसे पहले तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो अरमान के केस में क्या आ जाएगी, अरमान के केस में न्यू रेशियो है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो क्या थी 3/6, दैट इज, ये तो नेगेटिव आ गई, मतलब अरमान सैक्रिफाइस कर रहा है, जी हाँ अरमान क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। अनूप की देखें अगर हम तो 2/3 माइनस 2/6 दैट इज, तो जो आपका अनूप है वो 2/6 गेन कर रहा है और जो अरमान है वो 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, और सुशांत तो जा ही रहा है, सुशांत तो जा ही रहा है, तो उसका भी 1/6 मतलब रिटायरिंग पार्टनर वाला शेयर आ गया, ठीक है। ऑन सुशांत रिटायरमेंट गुडविल वॉज वैल्यूड एट 30,000, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 30,000, तो सुशांत का शेयर कितना आ गया, इंटू 1/6 दैट इज 5,000, और अरमान जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका भी शेयर कितना आ गया 30,000, 1/6 ही सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी, तो इंटू 1/6 5,000 अरमान के लिए जाएगा। और ये सब देगा कौन, अनूप, जो कि गेन कर रहा है कितना 2/6, ठीक है, 2/6 गेन कर रहा है वो। तो देखो ऐसे भी बैठ रहा है हिसाब सारा, अगर 30,000 का मैं 2/6 करूं तो वो कितना आएगा 10,000, है ना, 10,000 आ जाएगा। और वैसे भी अनूप ने अरमान और सुशांत को कितना देना था 5,000 और 5,000, ठीक है। तो एंट्री क्या डल जाएगी, क्या बोला था मैंने, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इस केस में गेनिंग कौन है, अनूप, तो अनूप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग कौन है, सुशांत कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग कौन है, टू अरमान्स कैपिटल अकाउंट, वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलती कि एग्जिस्टिंग गुडविल अपेयरिंग इन बुक्स इज सपोज 60,000 ना, अपेयरिंग इन एग्जिस्टिंग गुडविल अपेयरिंग इन बुक्स इज 60,000 सपोज, अगर मैं ऐसे बोल देती, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एग्जिस्टिंग गुडविल अपेयरिंग इन बुक्स इज 60,000, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकी ओल्ड रेशो क्या है 3:2:1, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो इन सबकी कैपिटल अकाउंट आप करोगे डेबिट, ठीक है, गुडविल को करोगे क्रेडिट, मैंने क्या बोला था 60,000 अपीयर हो रही है, ठीक है। तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2:1, है ना, तो पहले हम ये राइट ऑफ करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू एग्जिस्टिंग गुडविल, और फिर ये एंट्री पास होगी, ठीक है। ये है आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी क्या है, मेंटोस जिंदगी बोलती है कि भैया हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ये सब करने के हम क्या करें, जैसे इस केस में क्या था 30,000 गुडविल की वैल्यू है ना, 3:2:1 ओल्ड रेशो थी, है ना, न्यू रेशो क्या थी उनके बीच में
1:2। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी पार्टनर्स की सबसे पहले गुडविल रेज कर दें। और गुडविल रेज कैसे करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और ओल्ड रेशो में सब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। मतलब पहले गुडविल रेज करें, ठीक है, जितनी गुडविल की वैल्यूएशन आ रही है उतनी रेज करें, और सब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशो में मतलब उनके शेयर से क्रेडिट कर दें। जैसे यहाँ 30,000 थी वैल्यूएशन, तो 3:2:1 की रेशो में कितना आ जाएगा? ये 15,001 के पास, ठीक है, 10,001 के पास और 5,001 के पास। पर क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बुक्स में नहीं आ सकती, तो अगर अब आपने रेज कर दी है तो आपको राइट ऑफ करनी है। और राइट ऑफ करने के लिए क्या करो? बचे हुए पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ले लो। बचे हुए पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ले लो। अरमान कैपिटल, अनूप कैपिटल टू गुडविल। जितनी गुडविल रेज की है आपने, कितनी गुडविल रेज की है? 30,000 ना, ठीक है। उनको बचे हुए पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से राइट ऑफ कर दो। मतलब 1/2 है रेशो, ठीक है। गुडविल का टोटल अमाउंट था 30,000, तो 1/2 की रेशो में कैसे हो जाएगा? 10,000 आएगा अरमान के हाथ, 20,000 आएगा अनूप के हाथ। तो अगर देखा जाए सब्सटेंस में क्या हो रहा है, एस की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रही है 5,000 से, ठीक है। नेट में अरमान की कैपिटल क्रेडिट हुई 15 से, डेबिट हुई 10,000 से, तो नेट में क्रेडिट कितनी हो रही है? 5,000 से, ठीक है। और अनूप की कैपिटल डेबिट हुई 10,000 से, सॉरी क्रेडिट हुई 10,000 से और डेबिट हुई 20,000 से, तो नेट में अनूप की कैपिटल डेबिट हुई 10,000 से। बेसिकली वही ओरिजिनल एंट्री जो हमने पास की थी गेनिंग रेशो निकाल के, पर हमने कान सीधा नहीं पकड़ के उल्टा पकड़ा कि भैया पहले गुडविल रेज की हमने, जितनी गुडविल की वैल्यूएशन आई वो रेज की। कैसे रेज की? पुरानी सब पार्टनर्स में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उनको पुरानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, और फिर जो रेज की थी गुडविल उसको राइट ऑफ करा। और वो कैसे राइट ऑफ करा? बचे हुए पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ कर दिया। नेट इफेक्ट वही आ रहा है, ठीक है। मेंटोर जिंदगी का दूसरा वाला तरीका क्या है कि गुडविल उतनी ही रेज करो जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बन रहा है, ठीक है। जैसे हमारे केस में 30,000 की टोटल वैल्यू थी गुडविल की, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2:1, और 1 वाला रिटायर हो रहा था। मतलब अरमान, अनूप और सुशांत में से सुशांत रिटायर हो रहा था, तो सुशांत का शेयर क्या था? 1/6। तो सुशांत का शेयर ऑफ गुडविल कितना बन रहा था? 5,000। तो 5,000 से आप गुडविल रेज करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, इसके जगह क्या आ जाएगा? एसएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये हो जाएगा 5,000 से एंट्री डल जाएगी। और उसके बाद जो ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है, गेनिंग ओल्ड पार्टनर जो है, उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और ये जो रेज्ड गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बट वेट, इस क्वेश्चन में अरमान का भी सैक्रिफाइस आ रहा था, हमने कैलकुलेट किया था 1/6 अरमान का सैक्रिफाइस है। तो अगर सैक्रिफाइस होता है कहीं पर तो उसको भी कॉम्पनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर। कैसे करेगा? विया कैपिटल अकाउंट। तो टू अरमान्स कैपिटल अकाउंट, टोटल वैल्यू गुडविल की 30,000 थी, तो 1/6 अरमान का भी शेयर कितना बन गया? 5,000। और इन दोनों को कौन कॉम्पनसेट कर रहा है? अनूप 10,000 से। ये डली आपकी एंट्री। अगर नेट में आप देखो तो आपने पहली एंट्री डाली थी गुडविल टू सुशांत कैपिटल अकाउंट बाय 5,000। तो गुडविल और गुडविल तो कट गया, तो नेट में एंट्री क्या बनी? अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू अरमान्स कैपिटल अकाउंट 5,000 टू एसएस कैपिटल अकाउंट 5,000। अगेन वही एंट्री जो हमने ये वाली डाली थी, बस घुमा फिरा के कान पकड़ा।
ठीक है, दिस इज इन केस व्हेन क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू रेज द गुडविल इन बुक्स एंड देन राइट ऑफ गुडविल इन बुक्स। नॉर्मल आम जिंदगी में क्या होता है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है पहले उसको ओल्ड रेशो में सब पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर ये एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे बेस्ड ऑन गेनिंग रेशो। ठीक है, ये हो गया, गुडविल हो गया। अब रिजर्व्स वाला हमें सारा पता है, ठीक है, रिजर्व्स की हम कैसे करते हैं, सारी एंट्रीज कैसे होती है, ये हमें सब पता है कि अगर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व है, तो ओल्ड पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो भी सारे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आ रहा है और बदले में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है तो फिर जितना क्लेम, अगर क्लेम जो है वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से कम है तो फिर उतना क्लेम का अमाउंट हम रिजर्व में से निकाल लेंगे और बाकी बचा हुआ जो रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। अगर क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व तो पार्टनर्स के हाथ में कुछ नहीं आएगा, एंड अगर क्लेम इज मोर देन रिजर्व तो जितना तो रिजर्व कॉम्पनसेट कर रहा है उतना ठीक है, बाकी बचा हुआ शॉर्टफॉल हम कहाँ से लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सेम इज द केस विद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनता है भैया, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में अगर डिफरेंस आ जाए, मार्केट वैल्यू कम हो जाए बुक वैल्यू से, और जो फॉल है उससे बचने के लिए हम, रिस्क से बचने के लिए हम ये रिजर्व बना के रखते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है उसके अगेंस्ट, तो वो सारा का सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट जाएगा। अगर फॉल है मार्केट वैल्यू में एंड दैट फॉल कैन बी एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से जितना फॉल की तरफ जाएगा उतने से इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर देंगे और बाकी अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर फॉल ज़्यादा है दैन द अमाउंट ऑफ रिजर्व अवेलेबल, तो जितना तो रिजर्व है वो तो सारा इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चला जाएगा, बाकी बचा हुआ कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। ठीक है, बाकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो वो पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में चले जाते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, ठीक है, ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। एसेट्स में बढ़ोतरी है, लायबिलिटीज कम हुई हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट है या कोई गेन है जैसे कि बैड डेट्स रिकवर्ड, तो वो कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन की। ये अच्छी बात है। एसेट्स में गिरावट है, लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है या फिर कोई लॉस है, तो वो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ जाएगा। इसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बैलेंस आ जाता है, सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, रिवैल्यूएशन का आ जाएगा, कोई जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड बैलेंस कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आ जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका डेबिट बैलेंस यहाँ आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। पार्टनर ने कोई एसेट लिया, पार्टनर ने अगर कोई एसेट लिया, मैं बताती हूँ इसका, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। मतलब पार्टनर्स की, अगर पार्टनर कोई एसेट लेता है तो एंट्री क्या डलती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है, तो वो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी वाया द एसेट जो पार्टनर ने लिया, अगर कोई लिया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस निकलेगा। अगर तो इमीडिएटली कैश के थ्रू पे कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर्स को, तो यहाँ पर एंट्री क्या डल जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर इमीडिएट पेमेंट नहीं हो रही है तो ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, टू लोन अकाउंट, ठीक है। और फिर ये लोन अकाउंट अलग से मेंटेन होता है,
वो आपके सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी हम देख लेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। हम एक बारी के लिए देख लेंगे कैसे करते हैं, और फिर ये कैपिटल अकाउंट के बाद बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद क्वेश्चन आपका हो गया खत्म, ठीक है। तो अब एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने इतना जल्दी जल्दी में क्यों निकाला है, मैं बहुत डिटेल में इसको कवर कर चुकी हूँ वो वाले लेक्चर में, जो कि हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला लेक्चर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। नहीं तो ये सिर्फ रेपिटेशन चल रही है अभी, और कुछ नहीं चल रहा। इस चैप्टर में जो समझने वाली चीज़ थी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो ही थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 34, ठीक है, पेज नंबर 6.34। कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, ठीक है, इससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/2, 1/3, 1/6, दैट इज 3:2:1। बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, देखेंगे अगर क्लेम है तो उसके अगेंस्ट करेंगे सेटल, नहीं तो बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, देखेंगे मार्केट वैल्यू अगर घट रही है तो इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट सेटल होगा, नहीं तो बांट देंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो लाइबिलिटी है फर्म की, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हैं, इसका भी कुछ होगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे इतने से। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आम जिंदगी के हिसाब से अगर क्वेश्चन आगे कुछ नहीं बोलेगा तो आम जिंदगी के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020 इन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड रिटायर हो रहा है भैया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, ओके। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। चलो ठीक है, इसमें रिवैल्यूएशन का बाय और टू भी आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड टू 6%, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 टू बी क्रिएटेड, ठीक है। जेड टूक इन्वेस्टमेंट्स एट मार्केट वैल्यू, अच्छा जेड एसेट लेके जा रहा है, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी सेटल्ड इन फॉलोइंग बेसिस: 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% ऑफ बैलेंस विद इन 1 year एंड बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months। Required to show entries for treatment of goodwill, revaluation account, partners capital account and balance sheet, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन क्यों चूज किया? इसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, और आपका बस यही है। हाँ, जेड एसेट भी लेके जा रहा है सच, ठीक है। चलो अब देखो, ओल्ड रेशो दी हुई है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया, तो मतलब न्यू रेशो विल बी ओल्ड रेशो बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 3:2, और गेनिंग रेशो विल ऑल्सो बी ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल की देखते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, तो मेंटोस जिंदगी के हिसाब से सबसे पहले सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ हो जाएगी एग्जिस्टिंग गुडविल, रेशो क्या है? 3:2:1, ठीक है। और फिर गुडविल ऑफ द फर्म वैसे कितनी वैल्यूड है? 3 लाख। जा कौन रहा है? जेड जा रहा है। शेयर कितना है? 1/6, कितना आ गया? 50,000। गेनिंग रेशो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो गेनिंग रेशो इज ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर्स, दैट इज 3/2। तो गेनिंग रेशो क्या हो गई? 3:2 बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एंट्री क्या डलेगी? गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हो जाएगी डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, उसको उसका शेयर मिल जाएगा, और ये गेनिंग पार्टनर्स बेयर करेंगे इन देयर गेनिंग रेशो, ठीक है।
ये हो गई तुम्हारी गुडविल की एडजस्टमेंट। अब दूसरा वो तुम्हें क्या बोल रहा है बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ जाओ जी। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब 20% से रिड्यूस करनी है। अभी कितनी है पेटेंट्स की वैल्यू 1 लाख, 20% ऑफ 1 लाख से रिड्यूस करनी है। तो रिड्यूस कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगा टू पेटेंट्स कितना 20,000, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। 100% मशीनरी की वैल्यू क्या है 5 लाख, इसको हमें 90% पे लेके आना है। तो 5 लाख का 90% कितना हो जाएगा 4,50,000, ठीक है। तो यहां हमें मशीनरी का पता है कि हमें 5 लाख से 4,50,000 पे आना है। तो 5 लाख से कितना माइनस करेंगे कि 4,50,000 तक पहुंच जाए 50,000, और ये अमाउंट कहाँ आ जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन में, टू मशीनरी, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड टू 6%। 4 लाख का 6% कितना हुआ 24,000। हमें यहां तक लेके आना है पीएफडीडी को। अभी पीएफडीडी कितना है सिर्फ 20,000, तो एडिशनल कितना आ जाएगा पीएफडीडी 4,000, ठीक है। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 टू बी क्रिएटेड। अब देखो इन्वेस्टमेंट्स देखो 1,50,000 की है और उसकी मार्केट वैल्यू 1,76,000 की है। मतलब इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, घट नहीं रही, बढ़ चुकी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तो अब मार्केट वैल्यू तक लेके आएंगे हम, तो एंट्री क्या डलेगी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन बाय इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। इंक्रीज कितना है 26,000 का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट्स 26,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया 74,000, ठीक है। 48,000 आ गया। 48,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, तो बाय लॉस टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई जेड 48,000 3:2:1 की रेशो में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैपिटल अकाउंट बनाना। आज जो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं जी। ठीक है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स। सबसे पहले तो आ जाएगा क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,80,000, 3,20,000 और 2,10,000, ठीक है। अब देखो बांटने वाली क्या क्या चीज़ें थी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है हमारा 1,20,000। उसके अगेंस्ट क्लेम कितना है हमारा 60,000, तो बच कितना गया 60,000, ठीक है। अब ये 60,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा उनकी ओल्ड रेशो में, 3:2:1 ओल्ड रेशो है। तो एंट्री क्या डल जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। तो 60,000 को 3:2:1 की रेशो में बांटो, तो बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000, 20,000, 10,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का है, 60,000 का भी ये सब में बढ़ जाएगा क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ी थी घटी नहीं थी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट तब इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट होती है जब उनकी वैल्यू घट जाती है, मार्केट वैल्यू घट रही होती है, तो फॉल को हम कॉम्पनसेट करते हैं विया द रिजर्व, ठीक है। यहां पर तो इंक्रीज हो रही है, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर है 36,000, तो ये भी
डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। उसके अलावा जो हमने यहाँ पर गुडविल राइट ऑफ की, ठीक है, इसके अलावा जो हम ये वाली कॉम्पनसेशन कर रहे हैं z को बाय x बाय y, टू z, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है, 24, 16 और 8। Z जो है वो इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहा है एट मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू यदि 1,76,000, तो टू इन्वेस्टमेंट्स Z के कैपिटल अकाउंट में कितना आ गया, 1,76,000, ठीक है। बच गया कुछ और? नहीं बचा। अब देखो क्या बैलेंस आ रहा है, Z के कैपिटल अकाउंट में 2,10,000 प्लस 10,000 20 30 40 50 60 70 80 माइनस 10 270 माइनस 6 2,64 2,64 माइनस 8 2,56,000 और 2,56,000 में से 1,76,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 80,000। मतलब Z का 80,000 का बैलेंस आ रहा है, ठीक है, बैलेंस आ रहा है 80,000 का। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमाउंट ड्यू टू Z इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, 50% ऑन रिटायरमेंट। 80,000 का 50% इज टू बी सेटल्ड ऑन रिटायरमेंट, मतलब 40,000। बच कितना गया, 40,000, है ना। तो अब 50% ऑफ द बैलेंस, इस 40,000 का 50% 20,000 विद इन 1 ईयर, तो ये चला जाएगा लोन अकाउंट में। एंड बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब फर्म के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल एट 3 मंथ, ठीक है। और ये कितना कितना कहाँ से चला गया, ये कैश में से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस निकालो, इसका आ जाएगा 6,38,000, इसका आ जाएगा 2,92,000, ठीक है। आ जाओ, बैलेंस शीट में सबसे पहला क्या है, कैश 57,500, उसमें से 40,000 तो हमने Z को दे दिया, ठीक है, Z को दिया, तो कैश कितना बच गया, 17,500, ठीक है। डेटर्स 4 लाख के थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से बढ़ाया, 4,000 से, है ना। तो नेट में डेटर जो है हमारे 4,000 से कम हो जाएंगे, ठीक है। स्टॉक जो है आपका कुछ चेंज नहीं है उसमें, वो कितना है 376,500, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स Z ले गया, इन्वेस्टमेंट्स बची नहीं, ठीक है। पैटेंट्स आपके 20,000 से कम हुए थे तो 80,000। मशीनरी आपकी कितनी आ जाएगी, 50,000 से कम हुई है तो 4,50,000, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल तो हट गया। क्रेडिटर्स आपके कितने आ रहे हैं क्वेश्चन में, 2,10,000। इसके अलावा एक बिल्स पेबल हमने क्रिएट किया 20,000 का, ठीक है। इसके अलावा आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ रहा है 60,000 का। इसके अलावा एक आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ रहा है 60,000 का। इसके अलावा आपका एक Z का लोन आ रहा है, ये जो 20,000 जो हमने 1 साल में सेटल करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ रहे हैं, X का आ रहा है 638 और Y का आ रहा है 2,92,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, देखो यही सब आ रहा है। हाँ, टोटल कितना आ गया आपका 13 लाख, बोथ साइड्स, बैलेंस शीट मैच, ठीक है।
वर्कमैन कॉम्पनसेशन की भी देख ली, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की भी देख ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बाय और टू वाला भी हिसाब देख लिया, कैपिटल अकाउंट्स में भी कैसे एडजस्टमेंट हो रही है वो भी देख लिया, लोन अकाउंट आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। अब एक जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ चीज़, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेके, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में लोगों को ऐसे भी डाउटफुल ही रहता है, सही में डाउटफुल ही रहता है, ठीक है। तो एक बारी के लिए ना ज़रा देख लो यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये है इलस्ट्रेशन 26 है आपकी, इलस्ट्रेशन 26 है ऑन पेज नंबर 6.25। इसमें मैंने सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला केस समझाना है, ठीक है। ये देखो, डेटर हैं आपके 45,000 के, उसके अगेंस्ट PFDD है आपका 5,000 का, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है डेटर्स ऑफ 2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, 2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन ऑफ 5% फॉर रिमेनिंग डेटर्स विल बी मेंटेन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स टू डेटर्स, ठीक है। पहली एंट्री तो आ गई आपकी ये। उसके बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, P&L टू बैड डेट्स, ये उस केस में जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं मेंटेन होता, पर PFDD हम मेंटेन ही इसलिए करते हैं ताकि बैड डेट्स के झटके से खुद को बचा सकें। तो इस केस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के थ्रू हम बैड डेट्स को एडजस्ट करेंगे। हमारे पास कितना था 5,000, बैड डेट्स कितने हैं 2,000 के, आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, हाँ जी। तो कर दो, कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स। अब वो बोल रहा है कि रिमेनिंग डेटर्स पे 5% का PFDD क्रिएट होना चाहिए। रिमेनिंग डेटर्स कितने बच गए, 45,000 के एग्जिस्टिंग थे, 2,000 के बैड डेट्स माइनस करो, रिमेनिंग डेटर्स हैं 43,000, ठीक है। इसका 5% 2150 मेंटेन होना चाहिए। अब देखो PFDD का ओरिजिनल अमाउंट आपका क्या था 5,000, उसमें से 2,000 आपने बैड डेट्स एडजस्ट किए, आपके पास अभी भी 3,000 का बैलेंस बच रहा है PFDD में। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2150 होना चाहिए। दैट मीन्स हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम करना पड़ेगा, जो अभी 3,000 पे उसको 2150 पे लाना है। दैट मीन्स वो कम होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक तरह से हमारी क्लेम मतलब प्रोविजन वाला लाइबिलिटी वाला अकाउंट है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है ताकि हमारा PFDD जो भी 3,000 पे आ रहा है बैड डेट्स माइनस करके वो 2150 पे आए, 2150 पे आए। तो कितने से होगा 850। अगर मैं PFDD अकाउंट बना के बताऊं आपको, तो देखो ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना था 5,000 का, इसमें से बैड डेट्स कितने आ गए हमारे 2,000 के। हमें कैरेट डाउन पता है हमें कितना चाहिए, हमें कैरेट डाउन चाहिए 2150। दैट मीन्स कि रिवैल्यूएशन के थ्रू कितना आएगा हमारा यहां पर बचा हुआ अमाउंट, दैट इज 850, ठीक है, ठीक है। एक तो आ गया ये। दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें PFDD इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है आपका इलस्ट्रेशन 20 ऑन पेज नंबर 6.17। ये वाला आया ना समझ। इसमें भी हम सिर्फ PFDD देखेंगे, ठीक है।
क्या बोल रहा है देखो, डेटर्स हैं आपके ओरिजिनल 16,000 के, पीएफडीडी कितना है आपका 800 का। बोल रहे डेटर्स ऑफ रुपीज 1100 विल बी रिटर्न ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल। तो बैड डेट्स आपके कितने हो गए भैया इस केस में 1100। अरे पर पीएफडीडी तो सिर्फ 800 का है। रुको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट क्या है, एग्जिस्टिंग पीएफडीडी है 800, एग्जिस्टिंग डेटर्स हैं 16,000, तो किस रेट पे मेंटेन कर रहे हैं भैया हम 5%। पीएफडीडी एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन करना है नए डेटर्स पे। न्यू डेटर्स कितने हैं हमारे 16,000 माइनस 1100, बचे हुए रिमेनिंग डेटर्स, ठीक है 14,900। दैट मीन्स हमें 745 का पीएफडीडी मेंटेन रखना है, 745 का पीएफडीडी मेंटेन रखना है। अब आप देखो हमारे पास एग्जिस्टिंग पीएफडीडी है 800 रुपए का, बैड डेट्स हैं 1100 रुपए के। सबसे पहले तो बैड डेट्स की एंट्री डालो, बैड डेट्स टू डेटर्स 1100। अब ये बैड डेट्स हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पीएफडीडी है तो पीएफडीडी में से, पर भैया पीएफडीडी तो हमारे पास सिर्फ 800 रुपए के लिए है और बैड डेट्स तो 1100 है, बाकी बचे 300 रुपए का क्या करें। तो ये जो बाकी बचा 300 है ना, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, क्योंकि एक तरह से ये डेटर्स की वैल्यू में एक्स्ट्रा गिरावट हो रही है, एक्स्ट्रा दैन जो हमने एंटिसिपेट करी थी, और हमने पीएफडीडी का अमाउंट एंटिसिपेट किया था, राइट। उससे एक्स्ट्रा अगर गिरावट हो रही है किसके थ्रू, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा उतने से, ठीक है, कर दिया रिवैल्यूएशन डेबिट। अब बोल रहा है हमें 745 का पीएफडीडी भी मेंटेन करना है, 745 का प्रोविजन एक्स्ट्रा और मेंटेन करना है हमें एग्जिस्टिंग डेटर्स पे, जो कि हमारे 14,900। तो दैट मीन्स कि अब हमें पीएफडीडी इंक्रीज करना है, मतलब कि अब देखो ना, अगर मैं पीएफडीडी का अमाउंट आपको अकाउंट बनाऊं तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया आपका 800, ठीक है, बैड डेट्स आ गए आपके, हमने तो इसके अगेंस्ट 800 करके सारा खत्म कर दिया पीएफडीडी, ठीक है, ये देखो है ना। तो अब हमें कैरेट डाउन अगर चाहिए 745, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू 745 चाहिए, राइट, 745 चाहिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू पीएफडीडी बाय द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। इस एंट्री को अगर मैं तोड़ूं तो क्या होगी, 800 से एंट्री हमने की है, ये वाली जो एंट्री मैंने कंबाइन एंट्री डाली है ना, अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या होगा, पीएफडीडी टू बैड डेट्स आ जाएगा आपका 800 और रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स आ जाएगा आपका 300। और फिर आपका पीएफडीडी तो पूरा खत्म हो गया था, पर हमें 745 का क्रेडिट बैलेंस चाहिए क्लोजिंग का, तो उतना ही हमने बना दिया। तो रिवैल्यूएशन में अगर आप इफेक्ट देखो तो 745 पीएफडीडी से हो रहा है हमारा डेबिट और 300 बैड डेट से हो रहा है, तो टोटल रिवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा हमारा 1045 का, टू बैड डेट्स 300 और टू पीएफडीडी 745। आया समझ, ये है आपका बेसिकली पीएफडीडी और बैड डेट्स और उसका कुछ जो घपला चलता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लोन अकाउंट की, आपको अभी ये क्वेश्चन याद है ना, ये हमने किया था, इसमें हमने 20,000 का लोन ट्रांसफर किया था लोन अकाउंट में, है ना। तो अब सपोज अगर मैं लोन अकाउंट मेंटेन करने की बात करूं, मैं बोलूं कि ये 20,000 का जो अमाउंट है इसको हम 2 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो 2 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स क्या बन जाएंगी इसकी,
पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 10,000। हम बोलेंगे कि क्वेश्चन बोलता है सपोज हर साल 10% का इंटरेस्ट भी एडिशनली पे होगा, 10,000 प्लस इंटरेस्ट लोन अकाउंट बनाओ। तो हम कैसे बनाएंगे लोन अकाउंट? सबसे पहले बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा हमारा 20,000, यह साल की शुरुआत में, ठीक है। यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी बना दो। फिर साल के एंड में आप पहले इंटरेस्ट चार्ज करोगे 20,000 पे 10% का इंटरेस्ट है 2,000। और कितना जाएगा पहले साल में? 10,000 प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 10,000 प्लस 2,000 12,000। तो बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया आपका? 10,000। आ जाओ अगले साल में, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ठीक है, बैंक 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 11,000। कितना बच गया? कुछ भी नहीं। ये हो गया आपका लोन अकाउंट सेटल। अब ये लोन अकाउंट को ये एनुअली भी बोल सकते हैं, सेमी एनुअली भी पेमेंट करने को बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। जब भी बोले जो भी डेट बोले, बस उतनी डेट तक का इंटरेस्ट और फिर पेमेंट, इंटरेस्ट और फिर पेमेंट। लोन अकाउंट सिलेबस में नहीं है, मैंने फिर भी आपको बता दिया कि ऐसे बनता है, कैसे होता है, ठीक है। ये है भैया आपकी पार्टनरशिप पूरी खत्म। पार्टनरशिप नहीं, सॉरी, रिटायरमेंट खत्म। यही कॉन्सेप्ट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने बता दिया, सब मैंने बता दिया। रिवैल्यूएशन का वो हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी देख लिया, गेनिंग रेशियो भी देख ली, सैक्रिफाइसिंग भी देख ली, गुडविल भी देख ली। यही है, ठीक है। क्वेश्चंस कीजिए इसके, नहीं समझ आया पूछिए मुझसे, कोई डाउट है कुछ भी है, पर पूछने से पहले चेंज इन PSR ज़रूर देख लीजिए, एडमिशन की वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिमिलर चल रही हैं। और क्योंकि लोन अकाउंट हट गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट हट गया, तो लिटरली सिमिलर चल रही हैं रिवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट वगैरह सब, ठीक है। करो, बताओ कोई डाउट है तो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। और यार कमेंट सेक्शन में थोड़ी बहुत बातें कर लो, बता दो वीडियो कैसी लगी है, कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट का तो वो दे दो, है ना। और क्लास 11th की वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, स्टे सेफ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।